गाइज हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि अनिका भी श्वेता के रिश्ते के सिलसिले में मल्होत्रा हाउस आ गई थी। जैसे ही वो हॉल में पहुंची, उसने बड़े ही वार्म अंदाज में लक्ष्य और उसकी मॉम को ग्रीट किया। हेलो आंटी, कैसे हो आप? और आप लक्ष्य, सब ठीक है ना? उसकी स्माइल और आंखों में वही फैमिलियर वार्मथ झलक रही थी। लक्ष्य की मॉम ने भी उतनी ही वार्मथ से जवाब दिया, हाँ बेटा, सब बिल्कुल ठीक है। और तुम कैसी हो? अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। ये सब कहने के बाद सब लोग आपस में थोड़ी देर और बातें करते हुए हॉल में रखे एक बड़े कंफर्टेबल सोफा पर बैठ गए। हर किसी की बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड और खुश दिख रही थी। इसी बीच अंजलि ने पहले से ही सबके लिए चाय और स्नैक्स का इंतजाम कर रखा था। बड़े ही प्यार और सलीके से सजे हुए ट्रे में स्टीमिंग हॉट टी कप्स और प्लेट में वैरायटी ऑफ स्नैक्स, समोसा, कचौड़ी और कुछ स्वीट्स भी रखे हुए थे। सब लोग अपनी अपनी चाय और नाश्ता लेकर हंसी मजाक में लग गए। जैसे जैसे वे बाइट्स लेते, बातों का सिलसिला भी और मजेदार होता गया। एक दूसरे के हालचाल पूछते हुए माहौल में एक पॉजिटिविटी और खुशी का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर बाद अंजलि ने बातों को एक नए लेवल पर ले जाने का इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है अब हमें इस रिश्ते को फॉर्मल कर देना चाहिए। बहुत टाइम हो गया इन दोनों को, और फ्रैंकली कहूँ तो अब मुझे लगता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही सही होगा। उसकी इस बात ने सबका ध्यान खींच लिया। हर कोई अपनी चाय को एक तरफ रखते हुए ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। अंजलि ने अपनी बात को और खुलकर कहा, वैसे भी हम लोग ऑलरेडी बहुत टाइम ले चुके हैं इसके लिए। मुझे सच में बहुत सॉरी फील हो रहा है। अब और डिले नहीं करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इन दोनों की सगाई की तैयारी शुरू कर दी जाए। उसके ये शब्द सुनकर लक्ष्य की मॉम ने एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, अरे भाभी जी, ये आप क्या कह रही हैं? कोई बात नहीं। वैसे भी रिश्ते कभी जल्दबाजी में नहीं किए जाते। जो डेस्टिन है वही होता है, और उसके लिए थोड़ा वक्त लेना जरूरी होता है। लक्ष्य की मॉम की इस बात से सबको तसल्ली हुई। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप लोग भी अब इस रिश्ते के लिए रेडी हो गए। हमें तो जैसे महीनों से इस बात का इंतजार था, क्योंकि सच कहूँ तो लक्ष्य की भी यही ख्वाहिश थी कि अगर वो शादी करेगा तो बस श्वेता से ही। ये सुनते ही श्वेता के चिक्स लाल हो गए और उसके लिप्स पर एक शाय सी स्माइल आ गई। अनिका ने उसकी तरफ देखते हुए एक टीजिंग एक्सप्रेशन दिया, जिससे श्वेता थोड़ी और शर्मा गई। लक्ष्य की मॉम ने एक गहरी सांस ली और बोली, आपको पता है भाभी जी, जब से लक्ष्य ने श्वेता को पहली बार देखा, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो बार बार यही कहता था कि वो अपनी जिंदगी में सिर्फ श्वेता के साथ ही अपना फ्यूचर देखता है। सब लोग उसकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर उसने थोड़ा पॉज लेकर आगे कहा, और आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने तो उसे एक बाजूबंद भी दे दिया था। ये बाजूबंद उसने बहुत संभाल कर रखा, लेकिन वो बार बार यही कहता रहा कि जब तक श्वेता के साथ उसका रिश्ता ऑफिशियल नहीं हो जाता, वो उसे अपनी एंगेजमेंट की रिंग भी नहीं देगा, और ये बाजूबंद भी नहीं। लक्ष्य की मॉम की बात सुनकर अंजलि एकदम से हैरान रह गई। उसे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लक्ष्य और श्वेता का रिश्ता इतना गहराई तक पहुंच चुका है। उसकी आंखों में एक हल्की सी झलक आई, जैसे वो खुद को भी थोड़ा गिल्टी फील कर रही हो कि उसे ये सब पता नहीं था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी बात कहनी शुरू की, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन, सच में अब मुझे भी लग रहा है कि इस रिश्ते को एक प्रॉपर नाम दे ही देना चाहिए। और फ्रैंकली अब ये दोनों डिजर्व भी करते हैं कि हम सब मिलकर इनके लिए कुछ अच्छा प्लान करें। अंजलि की इस बात ने सबके दिल को छू लिया। उसने बात करते हुए श्वेता और लक्ष्य की तरफ मीनिंगफुली देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक जिम्मेदारी की, एक ब्लेसिंग की। उसकी नजरें जैसे कह रही थीं, अब तुम दोनों को एक साथ देखना ही मेरा सपना है। श्वेता ने जैसे ही अंजलि की आंखों में वो इशारा देखा, उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। उसकी आंखें झुक गईं और उसके होठों पर एक छोटी सी शाय सी मुस्कान आ गई। वो हल्की हल्की ब्लश करने लगी। उसके चिक्स पर वो गुलाबी रंग जैसे एक प्यारी सी कहानी कह रहा था। वहीं लक्ष्य ने भी एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखों से सबको थैंक्स कहा। उसकी आंखों में जो ऑनेस्टी और कमिटमेंट थी वो साफ झलक रही थी। उसने धीरे से अपनी चाय का कप उठाया और एक सिप लेते हुए श्वेता की तरफ देखा। श्वेता की नजरें उससे मिली और फिर उसने अपनी पलकों को झुका लिया, जैसे सब कुछ कहने के बाद भी एक मीठी सी झिझक बाकी हो। इसी बीच अनिका ने एक टीजिंग अंदाज में अपनी बहन श्वेता को छेड़ दिया। वो अपनी आवाज को थोड़ा ड्रामेटिक बनाकर बोली, ओ मेरी बहन, देखो तो जरा, कितनी बड़ी हो गई है तू। कसम से अब तो तुझे देखकर मुझे भी अपनी याद आ रही है, जब मैं एंगेजमेंट के टाइम ऐसे ही ब्लश कर रही थी। उसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। श्वेता ने भी प्लेफुल अंदाज में कहा, क्या अनिका दी, आप भी? अब तू भी मत छेड़ यार, ऑलरेडी मैं इतनी नर्वस फील कर रही हूँ। श्वेता की इस मासूम सी बात पर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर अनिका ने थोड़ी देर के बाद एकदम स्ट्रेट फेस बनाकर कहा, आई थिंक
अब तो सीरियसली मुझे भी लगने लगा है कि इन दोनों को एक प्रॉपर नाम दे ही देना चाहिए, और फ्रैंकली अब ये सब डिले नहीं होना चाहिए। अंजलि ने भी हंसते हुए कहा, सही कह रही हो बेटा, अब ये रिश्ता इतना प्यारा हो गया है कि और देर करना सही नहीं होगा। इसी मजाक और हंसी ठिठोली के बीच सब लोग अपना खाना पीना भी खत्म करने लगे। खाने की प्लेट्स खाली होते जा रहे थे और हर कोई रिलैक्स्ड और सेटिस्फाइड महसूस कर रहा था। जब सब प्लेट्स एक तरफ रख दिए गए तो अनिका ने अपनी वॉच की तरफ देखा और एकदम से उठ खड़ी हुई। उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अंजलि मामी, आई थिंक अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। बहुत टाइम हो गया है और ऑनेस्टली मुझे एक अर्जेंट काम भी याद आ गया है। उसकी बात सुनकर श्वेता थोड़ी सी सैड सी नजर आई, जैसे वो चाहती थी कि उसकी बहन थोड़ी देर और रुक जाए। अंजलि ने भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहा, अनिका, अगर तुम थोड़ी देर के लिए और रुकती तो शायद मेरा दिल थोड़ा और खुश हो जाता। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। अनिका ने अंजलि की तरफ देखकर एक अपॉलजेटिक सी मुस्कान दी और बोली, मामी, बिलीव मी, मैं भी यहीं रुकना चाहती हूँ, लेकिन कसम से मुझे अभी के अभी निकलना होगा। एक अर्जेंट मैटर है, वरना मैं कभी भी इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाती। तभी अनिका ने अंजलि मामी, किशन मामा, श्वेता, लक्ष्य और उसकी मॉम को एक एक करके देखा और एक वार्म सी स्माइल देते हुए सबको लविंग बाय कहने लगी। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन था, जैसे उसने अपने दिल की बात सबको कह दी हो और अब वो पूरी तरह रेडी थी आगे बढ़ने के लिए। वो सबको हक देकर और हाथ जोड़कर एक एक करके बाय बोलती है और फिर एक कॉन्फिडेंट कदमों से वहां से निकल जाती है। उसकी आंखों में एक स्पॉकल थी, जैसे वो भी इस नए रिश्ते को पूरी तरह सपोर्ट कर रही हो। जैसे ही अनिका वहां से जाती है, माहौल में एक हल्की सी शांति छा जाती है। सबकी नजरें अब श्वेता और लक्ष्य पर टिक जाती हैं। लक्ष्य की मॉम ने एक लविंग मुस्कान के साथ श्वेता के हाथों को अपने हाथों में लिया और अपनी बात को धीरे से कहती हैं, देखो बेटा, अब हम सब ने मिलकर इस रिश्ते को पक्का कर दिया है और अब मैं चाहती हूँ कि ये बाजूबंद तुम्हें गिफ्ट कर दूं। लक्ष्य की मॉम ने जैसे ही वो बाजूबंद निकाला, श्वेता की आंखें एकदम से वाइड ओपन हो गईं। वो थोड़ी नर्वस सी नजर आई। उसने धीरे से कहा, आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? ये सब तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है। लक्ष्य की मॉम ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, श्वेता, ये बाजूबंद सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, ये हमारी फैमिली का एक सिंबल है और अब ये तुम्हारे लिए है। तुम अब हमारे घर की होने वाली बहू हो, इसे एक्सेप्ट करो। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए प्यार और रिस्पेक्ट का एक छोटा सा तोहफा है। श्वेता ने एक बार इधर उधर देखा, जैसे वो चाहती हो कि कोई उसे गाइड करे। तभी अंजलि ने भी आंखों के इशारे से श्वेता को हाँ करने का सिग्नल दिया। श्वेता ने हल्की सी मुस्कान के साथ उस बाजूबंद को हाथ में ले लिया और फिर सबको बहुत ही सॉफ्ट आवाज में थैंक यू कहा। उसकी आवाज में एक ग्रैटिट्यूड था और आंखों में एक छोटी सी चमक, जैसे उसे अब यकीन हो गया हो कि ये रिश्ता सच में अब उसका हिस्सा बनने जा रहा है। लक्ष्य की मॉम ने उसके हाथों में बाजूबंद पहनाते हुए कहा, यह बाजूबंद हमारी तरफ से इस रिश्ते की हार का एक प्रमाण है। अब इससे साफ हो गया है कि ये रिश्ता पक्का हो गया है और हम चाहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी इस रिश्ते को और ऑफिशियल बना दिया जाए। जल्दी ही हम एंगेजमेंट की सारी तैयारियां भी शुरू कर देंगे। अंजलि ने तुरंत जोश से कहा, हाँ बहन जी, आप चिंता न करें, मैं अभी पंडित से बात करती हूँ और जल्दी से जल्दी एक ऑफिशियल डेट निकलवाती हूँ। जैसे ही डेट फाइनल होगी मैं आपको पक्का इन्फॉर्म कर दूंगी। इस बार हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। ये सब बातें सुनकर श्वेता का दिल जैसे बहुत हल्का सा फील करने लगा। उसके चेहरे पर एक नई सी चमक थी। जैसे ही सब बातें हो गईं, श्वेता का पूरा परिवार इंक्लूडिंग उसके मम्मी पापा और अंजलि, लक्ष्य और उसकी मॉम को बाहर तक छोड़ने आए। दरवाजे पर सबने फिर से एक बार मुस्कान के साथ बाय कहा। इस बार माहौल में वो हेजिटेशन नहीं थी, बल्कि सबके मन में एक सुकून और खुशी थी। लक्ष्य ने श्वेता की तरफ देखा और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी फिंगर्स को फोन के शेप में बनाकर सॉफ्टली कहा, आई विल कॉल यू। श्वेता ने उसकी आंखों में वो प्यार और इशारा समझ लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया। उसके गाल फिर से गुलाबी हो गए। ये एक प्यारा सा पल था, जैसे सब कह रहा हो कि अब ये रिश्ता एक नए सफर की तरफ बढ़ रहा है। लक्ष्य और उसकी मॉम की गाड़ी जैसे ही वहां से निकलती है, श्वेता और उसका परिवार दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें जाता हुआ देखता है। सबकी आंखों में एक हल्की सी नमी भी थी, खुशी की नमी। सबको अब इस रिश्ते पर पूरा यकीन हो चुका था। इधर जैसे ही ये सब खत्म हुआ, मारवा हाउस में एकदम से माहौल बदल गया। वहां भूमिका के फोन पर इंस्पेक्टर अब्बास का कॉल आया। कॉल सुनकर भूमिका कुछ देर के लिए सीरियस हो गई और उसके चेहरे पर एक थॉटफुल सी एक्सप्रेशन आ गई। वो अपनी जगह पर कुछ देर के लिए बैठ गई और उसके मन में जैसे कई सारे सवाल आने लगे। उसकी आंखें छत की तरफ टिक गईं, जैसे वो किसी गहरे ख्याल में डूब गई हो। फिर उसने निखिल की तरफ देखा, जो उसे क्यूरियस नजरों से देख रहा था। भूमिका ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ निखिल से पूछा, निखिल, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे फिर से हेडक्वार्टर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए या कुछ दिन और यहीं रहकर वेट करना चाहिए? निखिल ने भी उसके सवाल को बहुत सीरियसली लिया और कुछ देर तक सोचते हुए कहा, वैसे भूमिका,
मुझे भी लगता है कि अब तुम्हें अपनी ड्यूटी को फिर से ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। जो मिशन तुम्हारे लिए था वो पूरा हो चुका है और अब तुम्हें वापस फील्ड में उतर जाना चाहिए। भूमिका ने उसके जवाब को ध्यान से सुना और फिर उसकी बातों से पूरी तरह सहमति जताते हुए बोली, ठीक है निखिल, अब मैं हेडक्वार्टर्स के लिए निकलती हूँ। तुम्हारी बात सही है, अब ये वक्त यहीं रुकने का नहीं है। वो अपना बैग उठाती है और निखिल को एक कॉन्फिडेंट सी मुस्कान देती है। उसके अंदर का एक हिसाब पूरी तरह से क्लियर था। उसे यकीन हो गया था कि इंस्पेक्टर अब्बास जो कह रहा था वो सही ही था। जिस मकसद से उसने और निखिल ने उस किडनैपिंग का ड्रामा रचा था वो मिशन पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। अब उसे अपनी ड्यूटी पर वापस लौटना था। भूमिका ने गाड़ी निकाली और थोड़ी देर में उसकी कार हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग के मेन गेट पर पहुंच गई। उसकी आंखों में फिर से वही कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन लौट आया था। वो गाड़ी से उतरती है और सीधा अंदर दाखिल हो जाती है। पूरे रास्ते में उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अब उसे किसी भी तरह मिशन को दोबारा से पूरी ताकत से हैंडल करना है। जैसे ही वो बिल्डिंग में दाखिल हुई उसने देखा कि हॉलवे में कुछ नए फेसेस भी थे। वो धीमे धीमे चलते हुए इंस्पेक्टर अब्बास के ऑफिस की तरफ बढ़ी। वहाँ का माहौल हमेशा की तरह सीरियस और इंटेंस था। जब वो फाइनली इंस्पेक्टर अब्बास के केबिन में पहुंची तो देखा कि वहाँ पहले से ही इंस्पेक्टर अब्बास के साथ अर्जुन सिंह, छठी इंद्री और एक नए ऑफिसर भी मौजूद थे। भूमिका ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर अंदर चली गई। उसने सभी को एक रिस्पेक्टफुल सी लुक दी और फिर इंस्पेक्टर अब्बास को सैल्यूट किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ छोड़कर फिर से रेडी थी अपने मिशन के लिए। इंस्पेक्टर अब्बास ने भी उसके आने पर हल्की सी मुस्कान दी और उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अब तुम्हारे पैर की चोट पूरी तरह ठीक हो गई है? उनका सवाल सुनकर पहले तो भूमिका को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसे याद आया कि स्पेशल डिपार्टमेंट में ये बात ऑफिशियली सबको बताई गई थी कि भूमिका पर हमला हुआ था और उसके पैर में बहुत गहरी चोट आई थी। जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे ड्यूटी पर दोबारा बुलाया नहीं जाएगा, इसलिए उसे अब तक मेडिकल लीव पर रखा गया था। लेकिन ये बात तो सिर्फ भूमिका ही जानती थी कि उसके पैर की चोट असली में कितनी थी और कितनी नहीं। उसने एक क्लेवर प्लान के तहत सबको यही दिखाया कि उसे सीरियस इंजरी है और वो अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई। लेकिन सच तो यही था कि चोट उतनी गहरी नहीं थी जितनी उसने सबको बिलीव कराया था। इस पूरी सिचुएशन को याद करके भूमिका के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा था कि कैसे उसने दोनों साइड से खुद को परफेक्टली सेव कर लिया था। एक तरफ दमयंती देवी और उसके आदमी, दूसरी तरफ स्पेशल डिपार्टमेंट। जहां दमयंती देवी और उसके आदमी ये बिलीव कर रहे थे कि भूमिका की किडनैपिंग निखिल ने ही की थी, वहीं स्पेशल डिपार्टमेंट को ये बिलीव था कि भूमिका सिर्फ अपनी इंजरी की वजह से मेडिकल लीव पर है। पर ये कंप्लीट ट्रुथ तो सिर्फ भूमिका ही जानती थी कि वो ये सब किस पर्पस से कर रही थी। ये सारा ड्रामा सिर्फ उसके प्लान का एक हिस्सा था और अब ये प्लान परफेक्टली उसके फेवर में काम कर गया था। भूमिका अब अपनी सीट पर बैठी अपने ही ख्यालों में खोई थी। उसे लग रहा था जैसे वो एक बड़ा गेम जीत चुकी हो, लेकिन उसके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंट और काम एक्सप्रेशन बना हुआ था ताकि किसी को भी उसकी रियल फीलिंग्स का अंदाजा ना हो। उसकी आंखों में एक चमक थी जो बता रही थी कि वो अब फिर से तैयार है अपने मिशन को पूरी ताकत से आगे बढ़ाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के कोने में रोहित काफी परेशान नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है। उसने अचानक ही अब्दुल को बुलाकर कहा, अब्दुल, अपनी टीम को बता दो कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। कुछ भी हो, हमें किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। अब्दुल ने सीरियसनेस के साथ सिर हिलाया और तुरंत ही अपने फोन से टीम को इंस्ट्रक्शंस देने चला गया। उधर रोहित ने भी एक डीप ब्रीथ ली और अपनी पॉकेट से फोन निकाला। उसकी फिंगर्स थोड़ी नर्वस लग रही थीं, जैसे वो कुछ सोचते हुए फोन को बार बार पलट रहा हो। फिर उसने एक नंबर डायल किया। ये वही नंबर था जिससे उसका दिल अब और भी ज्यादा जुड़ा हुआ था, अनिका का नंबर। दरअसल अनिका को गए हुए 2 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका था, लेकिन अनिका अभी तक वापस नहीं आई थी। बार बार फोन ट्राई करने पर भी अनिका का फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। इस साइलेंस ने रोहित को अंदर ही अंदर बहुत बेचैन कर दिया था। उसके माइंड में अजीब अजीब थॉट्स आ रहे थे कि पता नहीं अनिका ठीक है या नहीं, कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। रोहित की फिंगर्स बार बार फोन पर नंबर डायल कर रही थी। उसकी ब्रीदिंग भी थोड़ी तेज हो गई थी। वो बार बार खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये चिंता उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। फिर अचानक इस बार फोन रिंग होने लगा। रोहित की आंखें चौड़ी हो गईं और जैसे ही दूसरी तरफ अनिका ने फोन पिक किया, रोहित ऑलमोस्ट एक ही सांस में बोल पड़ा, अनिका, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? सब ठीक है ना? प्लीज बताओ। अनिका ने उसकी आवाज में छुपी हुई घबराहट को साफ फील किया। उसने थोड़ी सी मुस्कान के साथ काम आवाज में कहा, मिस्टर मारवा, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली दमयंती से मिलने के बाद मैं डायरेक्टली मल्होत्रा हाउस चली गई थी। बाकी सब बातें मैं घर आकर आपको फेस टू फेस बता दूंगी, आप परेशान मत होइए। ये कहते हुए अनिका ने कॉल भी जल्दी से डिस्कनेक्ट कर दिया,
जैसे वो चाहती थी कि रोहित फिलहाल थोड़ा रिलैक्स कर जाए। अनिका से बात होने के बाद भी रोहित का दिल पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। उसकी आंखों में अभी भी वो बेचैनी नजर आ रही थी जो अनिका के लिए उसके प्यार और केयर को दिखा रही थी। वो खुद को बार बार समझा रहा था कि अनिका खुद एक स्ट्रॉन्ग फाइटर है और वो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रख सकती है, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे फिर भी वो डर सता रहा था कि अगर अनिका को कुछ हो गया तो। अब उसका माइंड उसी थॉट में उलझा हुआ था कि अनिका जब लौट कर आएगी तो क्या सब ठीक रहेगा या फिर उसके लौटने पर कोई नई प्रॉब्लम उनका इंतजार कर रही होगी। अब वो अपनी गाड़ी की तरफ से थोड़ा हटकर पार्किंग में ही खड़ा था और हर सेकंड अनिका की गाड़ी के आने का इंतजार कर रहा था। उसका माइंड पूरी तरह से रेस्टलेस था। उसने बार बार घड़ी पर नजर डाली। थोड़ी ही देर में अनिका की गाड़ी आखिरकार सामने से आती दिखाई दी। वो एक लंबी सांस लेकर थोड़ा सा शांत हुआ, लेकिन अंदर से उसका दिल अभी भी बहुत तेज धड़क रहा था। जैसे ही अनिका की गाड़ी ने मल्होत्रा हाउस के मेन गेट पर आकर ब्रेक लगाया, रोहित ऑलमोस्ट दौड़ते हुए उसकी तरफ गया। उसने जल्दी से अनिका की कार का डोर खोला और अनिका को उतरने में मदद की। जैसे ही अनिका ने अपने पैरों को जमीन पर रखा, रोहित ने एक सांस में उसके सवाल दाग दिए। अनिका, तुम ठीक हो ना? क्या कहा दमयंती देवी ने तुम्हें? आखिर क्यों बुलाया उसने तुम्हें वहां पर? रोहित की आवाज में जो बेचैनी साफ झलक रही थी, उसकी आंखों में वही डर, वही टेंशन थी जो अनिका को लेकर उसे बार बार परेशान कर रही थी। अनिका ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ रोहित की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, मिस्टर मारवा, आप प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे सौम्या से अर्जेंटली कुछ बात करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज रूम में जाके मेरा वेट कीजिए। मैं बस सौम्या से बात करके सीधे आपके पास आऊंगी। अनिका की बात सुनकर रोहित ने भी खुद को थोड़ा कंट्रोल किया। वो समझ गया था कि शायद अनिका के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उसे पहले सौम्या से शेयर करनी है, या फिर ये भी पॉसिबल था कि दमयंती ने कुछ ऐसा बताया हो जिसे सौम्या तक पहुंचाना जरूरी हो। उसने अपनी सांस को कंट्रोल करते हुए बस सिर हिला दिया, जैसे वो साइलेंटली बोल रहा हो, ठीक है, मैं समझ गया। और फिर वो धीरे धीरे अपने रूम की तरफ बढ़ गया जहां उसे अनिका का इंतजार करना था। उधर अनिका सीधा एक सीक्रेट अंडरग्राउंड पाथ की तरफ बढ़ गई। वो पाथ इतना हिडन था कि कोई आउटसाइडर इजीली उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। ये वही अंडरग्राउंड एरिया था जहां उन्होंने सौम्या को कैद करके रखा हुआ था। हर स्टेप पर अनिका की चाल तेज और कॉन्फिडेंट थी, जैसे उसे कोई भी डर या हेजिटेशन ना हो। वो जानती थी कि इस वक्त हर सेकंड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे ही अनिका ने उस कमरे का दरवाजा खोला, सौम्या ने उसे देखते ही अपनी इरिटेशन को जाहिर कर दिया। उसने एक अननॉयड आवाज में कहा, अब क्या करने आई हो यहाँ पर? क्या टॉर्चर करने का मन है तुम्हारा? उसकी आंखों में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अनिका ने सौम्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी शांत एक्सप्रेशन को बनाए रखा और अपने जेब से एक फोल्डेड पेपर निकाला। उसने उस पेपर को सौम्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये देखो। सौम्या ने हैरानी से उस पेपर को हाथ में लिया। ये वही पेपर था जो दमयंती ने अनिका को दिया था, एक चालाकी से दिया गया मैसेज। दरअसल जब पुलिस दमयंती को अरेस्ट करके ले जा रही थी, तभी दमयंती ने बड़ी ही सफाई से अनिका के हाथ में वो पेपर स्लिप कर दिया था। अनिका ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसने उस पेपर को केयरफुली चेक किया। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो सीधे तौर पर किसी बड़े सीक्रेट को बताता, लेकिन अनिका का गट फीलिंग कह रहा था कि इस पेपर को सौम्या तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, शायद वही डिकोड कर सके इसका मतलब। जैसे ही सौम्या ने उस पेपर को खोला, उसके चेहरे के इमोशंस एकदम से चेंज हो गए। उसकी आंखों में डिसबिलीफ छलकने लगा, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसके सामने है वो सच हो सकता है। सौम्या ने अनिका की तरफ हैरानी से देखा और ऑलमोस्ट विस्पर करती हुई बोली, अनिका, ये सच है? ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? अनिका ने भी धीरे धीरे सिर हिलाकर सौम्या की आंखों में देखा, जैसे वो साइलेंटली उसे ये भरोसा दिला रही हो कि वो झूठ नहीं बोल रही। सौम्या अभी भी डिसबिलीफ में थी। उसकी आंखें एक बार फिर उस पेपर पर टिक गईं। फिर उसने अपनी आंखों को बंद किया, जैसे खुद को ये सब समझाने की कोशिश कर रही हो। उसके होंठ कांप रहे थे, आवाज एकदम धीमी और शैकी हो गई थी। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है अनिका? दमयंती, वो औरत जो हमेशा अपने प्लान को परफेक्ट बनाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती थी, वो कैसे खुद को पुलिस के हवाले कर सकती है? सौम्या की आंखों में जो सवाल थे वो अनिका को भी थोड़ी देर के लिए खामोश कर गए। उसने एक डीप ब्रीथ ली और काम तरीके से बोली, ये सच है सौम्या, अभी अभी मैं डायरेक्टली दमयंती देवी से ही मिलकर आ रही हूँ। पुलिस अरेस्ट कर रही थी उन्हें। उस वक्त भी उनके चेहरे पर वो सेम कामनेस थी, जैसे उन्होंने सब कुछ पहले ही सोच लिया था। उन्होंने उस पेपर को मुझे देते हुए कहा था, ये तुम तक पहुंचाना है। उन्होंने मुझसे कहा, अनिका, ये पेपर सौम्या तक जरूर पहुंचाना, यही उसका रास्ता है, और मैं अब ये रास्ता तुम तक ले आई हूँ। एक पल के लिए सौम्या को लगा जैसे उसके पूरे शरीर ने काम करना ही छोड़ दिया। उसकी फिंगर्स ने उस पेपर को और भी टाइटली पकड़ लिया। उसकी सांस तेज हो गई, जैसे उसे अभी भी यकीन न हो रहा हो।
उसकी आंखें बार बार अनिका के चेहरे पर और फिर उस पेपर पर घूम रही थीं। उसने अनिका की तरफ देखा और ऑलमोस्ट विस्परिंग टोन में कहा, अनिका, क्या तुमने कुछ और सुना? कोई और बात? कोई हिंट कि आखिरी दमयंती देवी ने ये सब क्यों किया? अनिका ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं सौम्या, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये पेपर तुम्हारे लिए है। शायद इसमें कुछ ऐसा है जो तुम समझ सकती हो। और उन्होंने ये भी कहा था, अब गेम खत्म हो चुका है। ये सुनकर मैं भी शॉक में थी, लेकिन उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था उससे मुझे लगा कि वो सब सच बोल रही थी। सौम्या की आंखों से एक हल्की सी नमी निकल आई थी। उसने वो पेपर अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो किसी बहुत पुराने रिश्ते को एक बार फिर महसूस कर रही हो। उसके दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। वो सब यादें उसके सामने घूमने लगी। दमयंती के साथ बिताए वो पल, वो जड़ी बूटी की खोज, वो सारी कंस्पिरेसीज, वो सारे सीक्रेट्स और फिर ये सडन सरेंडर। उसने अपनी शैकी आवाज में अनिका से कहा, अनिका, मैं जानती हूँ कि दमयंती देवी जैसी औरत यूं ही हार नहीं मानती, लेकिन अगर उन्होंने हार मान ली है तो शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है। शायद ये उनकी तरफ से एक फाइनल साइन था कि अब ये जर्नी यहीं खत्म करनी होगी। और जब उन्होंने खुद ही अपनी हार मान ली तो मैं भी अब हार मानती हूँ। उसकी आंखों में हार का गहरा दर्द था, लेकिन उसमें एक अजीब सा रिलीफ भी झलक रहा था, जैसे उसने अपनी सारी कोशिशों को एक बार में छोड़ देने का फैसला कर लिया हो। उसने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से बोली, अब तुम चाहे तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकती हो अनिका, या फिर अगर तुम्हें लगे कि मैं खतरा हूँ तो तुम मेरी जान भी ले सकती हो। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सौम्या की बात सुनकर अनिका ने अपनी आंखें सौम्या की आंखों में गड़ा दी। उसका लहजा और भी सीरियस हो चुका था। उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सौम्या, मुझे तुम्हारी जान लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कोई गेम नहीं है जिसमें किसी की जान लेकर सब खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारी जान को सेफ रखूंगी, लेकिन बदले में मुझे एक चीज चाहिए, माइनस इन्फॉर्मेशन। उसकी वॉइस और भी गहरी हो गई। उसने कहा, आज जब मैंने दमयंती से बात की तो मुझे लगा कि वो किसी के ऑर्डर्स पर काम कर रही थी। उसके सारे मूव्स इतने परफेक्ट थे कि वो किसी मास्टरमाइंड के कहने पर ही हो सकते थे। तुम मुझे ये बता सकती हो कि वो कौन था? कौन है वो मास्टरमाइंड जिसने दमयंती को अपने हाथ की कठपुतली बना दिया था? ये पजल अब तुम ही सॉल्व कर सकती हो सौम्या, क्योंकि दमयंती तो अब कानून के हाथों में है। लेकिन अगर तुम सच में उसका साथ देना चाहती हो या उसका मिशन आगे बढ़ाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे वो सच बताना ही पड़ेगा। अनिका का टोन अब ऑलमोस्ट प्लीडिंग हो गया था। सौम्या ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ देर के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी उतर आई। उसने अपने दिमाग को एक बार फिर से उस पुराने सफर में ले जाने की कोशिश की। वो सारे क्लू, वो सारे फेस, वो सारे डील जो उसने दमयंती के साथ मिलकर किए थे। सौम्या की आंखें झुक गईं, जैसे वो एक बार फिर अपने पास्ट के सारे डर और गिल्ट को अपने सामने महसूस कर रही हो। अनिका ने सौम्या की तरफ एक कदम और बढ़ाया। सौम्या, मैं जानती हूँ कि ये सब कह पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन ये हमारा फ्यूचर तय करेगा। तुम खुद जानती हो कि अगर दमयंती सच में किसी के कहने पर काम कर रही थी तो इंसान अभी भी आज़ाद घूम रहा है, और जब तक वो इंसान आज़ाद है तब तक ये गेम खत्म नहीं होगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें उस आदमी का नाम बताना ही होगा। दूसरी तरफ स्वाति बहुत ही डिस्टर्ब नजर आ रही थी। वो धीरे धीरे अपने रूम में चल रही थी। उसके फेस पर कई तरह के इमोशंस थे, गिल्ट, कंफ्यूजन और एक अजीब सी बेचैनी। उसने अपना दुपट्टा एक तरफ फेंक दिया और टेबल पर रखे गिलास को उठाकर पानी पीने लगी, लेकिन उसकी फिंगर्स भी ट्रम्बल कर रही थी। तभी बूढ़े बाबा, जो स्वाति के साथ सालों से काम कर रहे थे, कमरे में आए। उन्होंने स्वाति के चेहरे को देखा और पूछा, मैडम, सब ठीक है? आप कहीं बाहर गई थी क्या? क्या हुआ वहाँ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? स्वाति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें एकदम खाली थीं। बूढ़े बाबा थोड़ी देर तक खामोश खड़े रहे। फिर उन्होंने हल्की सी आवाज में कहा, मैडम, मैं आपके लिए चाय ले आया हूँ, शायद ये थोड़ी राह दे दे आपको। उसने धीरे से वो कप टेबल पर रख दिया और फिर स्वाति की तरफ देखा। मैडम, प्लीज बताइए क्या हुआ? आप किससे मिलकर आई हैं? स्वाति ने अपनी आंखों को नीचे झुका लिया। उसकी सांसें फिर से तेज हो गईं। उसने बहुत धीमे से कहा, बाबा, पता नहीं क्यों कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं। बूढ़े बाबा अपनी मोटी आंखों से स्वाति मल्होत्रा की तरफ देखते हैं। उसकी आवाज में एक जेन्युइन कंसर्न था। उसने कहा, मैडम, ऐसा क्या हुआ जो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा? मैं तो आपको सालों से जानता हूँ। मैंने हमेशा आपके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंट मुस्कान देखी है, जैसे आप किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करना जानती हो। आप तो हमेशा सबकी नज़रों से पहले ही सब कुछ समझ लेती थी। फिर आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपको इतना परेशान कर रही है? स्वाति ने धीरे से अपनी गर्दन उठाई और बूढ़े बाबा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, बाबा, पता नहीं क्यों, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जो मैं समझ नहीं पा रही। दमयंती देवी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। ये बात मुझे पूरी तरह से कंफ्यूज कर रही है। ये कोई उसकी चाल है या सच में उसने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला ले लिया है
ये मुझे समझ नहीं आ रहा। स्वाति ने अपनी आंखों को कुछ देर के लिए बंद किया, फिर एक पल के लिए उसकी आवाज और भी सॉफ्ट हो गई, ऑलमोस्ट जैसे वो खुद से बात कर रही हो। मैं कॉलेज के टाइम से ही दमयंती देवी को जानती हूँ। वो इतनी जल्दी हार मानने वाली औरत नहीं है। उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि उसे हर वक्त जीत चाहिए, और अब उसका यूं अचानक से सामने आना, ये सब मुझे थोड़ा फिशी लग रहा है। बूढ़े बाबा ने उसकी आंखों में हल्की सी क्यूरोसिटी के साथ कहा, मैडम, ये भी तो हो सकता है कि वो सच में बदल गई हो। अपनी बेटी और अपनी माँ को खो देने के बाद शायद उसका दिल पिघल गया हो। शायद वो अब सच में एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हो, इसलिए उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं तो आप ही बताइए मैडम, वो कौन सा ऐसा रीजन हो सकता है कि दमयंती देवी जैसी चालाक इंसान ने खुद को इतनी आसानी से एक्सपोज कर दिया। स्वाति ने हल्की सी उदासी से सिर हिलाया। उसकी नजरें एक पल के लिए दूर खिड़की की तरफ टिक गईं। उसने कहा, हाँ बाबा, हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक डर है, एक सस्पिशियन जो मुझे छोड़ नहीं रहा। सबसे ज्यादा शक मुझे उस एक बात पर हो रहा है जो उसने अनिका से कही थी। बूढ़ा बाबा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराया और फिर सवाल किया, कौन सी बात मैडम? आखिर उसने क्या कहा था अनिका बिटिया को? स्वाति की आवाज अब और भी धीमी हो गई। उसने अपनी आंखों में अजीब सी गंभीरता के साथ कहा, उसने अनिका को किसी अपने से सावधान रहने को कहा है, लेकिन वो कौन हो सकता है, ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैंने इस घर के हर एक मेंबर को बहुत ध्यान से देखा है, सबको बहुत करीब से जानती हूँ, सब अपनी जगह ठीक ठाक नजर आते हैं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ ओवरलुक कर रही हूँ। वो अचानक एकदम चुप हो गई, उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। उसकी माइंड में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। वो सोचने लगी, क्या वाकई उसका शक सही है या फिर ये सब फिर उसका डर है। उसे खुद नहीं पता था कि वो सही सोच रही है या नहीं, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में ये डर गहराता ही जा रहा था। स्वाति ने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसने सोचा, शायद मुझे कुछ और क्लूज चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं इस पजल को सॉल्व कर सकूं। लेकिन अभी अभी मैं ये सब बूढ़े बाबा को नहीं बता सकती। बूढ़े बाबा ने उसकी तरफ देखकर फिर से कहा, मैडम, आप कुछ सोच रही हैं, मैं देख सकता हूँ। अगर आपको लगे कि आप कुछ शेयर करना चाहती हैं तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपका साथ देने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। स्वाति ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, नहीं बाबा, अभी कुछ भी नहीं, सब ठीक है। अब बूढ़े बाबा वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। तभी स्वाति मल्होत्रा की नज़र उन पर पड़ती है और वो एकदम से बोल पड़ती है, बाबा, एक सेकंड रुकिए, अभी आपको थोड़ा और केयरफुल रहना होगा। जैसे ही करण ने आपके पीछे उस डिटेक्टिव को लगा दिया है, वो आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने में लगा हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अभी कुछ टाइम तक बाहर जाने का बिल्कुल भी मत सोचिए। मुझे डर है कि कहीं वो डिटेक्टिव अपनी इन्वेस्टिगेशन में सक्सेसफुल ना हो जाए। आपको समझना होगा बाबा, वो करण का आदमी है और वो किसी भी हाल में आपकी हर एक डिटेल जानना चाहता है। बूढ़ा बाबा ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक पल के लिए भय की हल्की सी परछाई आई, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभालते हुए स्वाति की तरफ देखा। मैडम, आपके कहने पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, अगर इजाजत हो तो पूछ लूं? स्वाति ने अपनी निगाहें उसके चेहरे पर गड़ा दी। उसने धीरे से कहा, हाँ बाबा, पूछिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर स्वाति एकदम से अपने कागजों में नोट्स बनाने लग जाती है, लेकिन उसकी आंखें बूढ़े बाबा पर ही थीं। बूढ़े बाबा ने अपनी आवाज और भी धीमी करते हुए कहा, मैडम, अगर करण मेरे पीछे पड़े हैं तो कहीं न कहीं उसका मोटिव आप तक पहुंचना ही होगा। वो ये पक्का करना चाहते हैं कि आप जिंदा हैं या नहीं। अब जब दमयंती देवी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको अब अपनी फैमिली के पास लौट जाना चाहिए? अब तो कोई रीजन नहीं बचा कि आप यूं छुप कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचती हैं। स्वाति की फिंगर्स एक पल के लिए रुक गईं। उसकी आंखें एकदम सीरियस हो गईं। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर एक सन्नाटा छा गया। उसके माइंड में ढेरों बातें चल रही थीं। फिर उसने धीरे से कहा, एक्चुअली बाबा, इस बारे में मैंने अभी तक कुछ भी सॉलिड डिसीजन नहीं लिया है। ये सब बहुत सडन हुआ है। देखिए, दमयंती देवी ने अनिका को किसी अपने से सावधान रहने के लिए कहा है। ये बात मेरे दिल और दिमाग दोनों को झकझोर रही है। अब तक मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे अभी किसी के सामने नहीं आना चाहिए। मैं जानती हूँ मेरे सामने आने का मतलब होगा कि मैं खुद को और भी ज्यादा रिस्क में डाल दूं। अभी मुझे इस शैडो में रहकर ही इस नए दुश्मन की पहचान करनी होगी। उसने एक पल के लिए रुककर सांस ली। उसकी आंखें एकदम इंटेंस थीं। उसने फिर कहा, देखिए बाबा, मुझे शक तो बहुत है, लेकिन शक कोई प्रूफ नहीं होता। मैं किसी पर डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकती, इसलिए मैं तब तक चुप रहूंगी जब तक मेरे पास पुख्ता एविडेंस नहीं होगा। मुझे हर पॉसिबिलिटी को ध्यान से देखना होगा। मैं अपने गट फीलिंग को इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि इस सब के पीछे कोई है, कोई ऐसा इंसान जो हमें करीब से देख रहा है, हमारी हर बात पर नजर रख रहा है। बूढ़ा बाबा ने स्वाति की आंखों में एक गहरी जिज्ञासा देखी। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मैडम, आपकी बात बिल्कुल सही है।
मुझे अब समझ आ रहा है कि ये गेम सिर्फ दमयंती देवी का नहीं है, कोई और भी इसमें शामिल है। मैं भी आपके लिए अपनी आंखें और कान खुले रखूंगा। और हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। जब तक आप ना कहें, मैं यहीं सेफ रहूंगा। स्वाति ने बूढ़े बाबा की बात सुनकर एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी मुस्कान में भी एक छुपा हुआ डर था। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। उसका दिल कह रहा था कि अगले कुछ दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। उसे हर कदम बहुत सोच समझकर रखना होगा।